45 दिन में बच्चा मैच्योर हो गया। 44-45 दिन में बच्चा मैच्योर हो गया। बहुत सारे जो है वो विधायक सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार दिए, हम संविधान बदलेंगे। क्या कारण है कि मायावती कह रही है कि नहीं संविधान खतरे में है ही नहीं? बाबा साहब के नाम पे खाली राजनीतिक धंधा चल और रहा है। मायावती जी के पिताजी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, और अगर उनको जो है कांग्रेस के ज़माने में नौकरी नहीं मिलती, तो शायद मायावती जी भी उस बढ़िया ऐशो-आराम की ज़िंदगी में पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाती। तो नौकरियाँ मिली, मायावती जी के पिताजी को भी नौकरी मिली, सैलरी मिली, सैलरी से मायावती जी और मायावती के सारे बहन-भाइयों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा हुई। नमस्कार, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा और बोल 85 की ये साझा पेशकश। मेरे साथ प्रोफेसर रतनलाल हैं और सर से आज बात करेंगे। मायावती जी ने 4 जून को जो चुनाव परिणाम आए थे, उसके बाद में आज समीक्षा मीटिंग बुलाई थी और समीक्षा मीटिंग में जो मायावती जी ने सवाल उठाए हैं और जिस प्रकार से आकाश आनंद को 1.5 महीने के लगभग दोबारा ज़िम्मेदारी दी गई है, उसी सारे मुद्दे पर बात करेंगे कि क्या आकाश आनंद इन 45-44 दिन में मैच्योर हो गए हैं या कुछ और वजह है? और चुनाव के हार के बाद जिस प्रकार से मायावती ने इंडिया गठबंधन पर बड़े आरोप लगाए, उनमें कितनी सच्चाई है? सर, 44 दिन और आकाश आनंद की मैच्योरिटी जो है वो पूरी हो गई है। चलिए बधाई। और जो पार्टी के कैडर हैं सबको बधाई कि 44 दिन में आकाश आनंद मैच्योर हो गए हैं और फिर नेशनल कोऑर्डिनेटर बन रहे हैं, उत्तराधिकारी। उत्तराधिकारी बन रहे हैं। तो इस पे क्या कहा जाए? मतलब 44 दिन में बहुत फास्ट ग्रोथ हुआ है। क्या कारण है? मतलब 7 साल में मैच्योर नहीं हुए, 2017-18 में उनको राजनीति में लॉन्च किया गया, 24 तक मैच्योर नहीं हुए, 44 दिन में मैच्योर हो गए। किसी विपक्ष में कुछ किसी का बाहरी ताकतों का दबाव था हटाने के लिए? लग तो रहा है लेकिन उससे नुकसान ही हो गया उनका। अगर आकाश आनंद जिस तेवर में वहाँ पे बोले थे, उस तेवर में बोले रहते तो बसपा का वोट परसेंट थोड़ा बढ़ जाता। बसपा का वोट परसेंट अगर बढ़ जाता, तो यूपी में बीजेपी को थोड़ा और फ़ायदा हो जाता। समझे ना? हाँ, तो मतलब उनको मायावती को कहीं न कहीं लग रहा था कि आकाश आनंद इसी रास्ते पे चलते रहे, इसी रास्ते पर इसी तरीके से बोलते रहे, तो बसपा का वोट ऑफ परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है। फ़ायदा हो सकता है। बसपा का वोट परसेंटेज बढ़ेगा तो बीजेपी को फ़ायदा होगा ना भाई। नहीं, 2, 4, 5 सीट से ऊपर टक्कर पे आ जाते तो फिर शायद कुछ उसी प्रकार से सोचा होगा। चलिए अब जो सोचा होगा लेकिन ये है कि 45 दिन में बच्चा मैच्योर हो गया। 44-45 दिन में बच्चा मैच्योर हो गया। मायावती जी ने कहा है हार के बाद कि जो इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस जो उसका लार्जेस्ट राजनीतिक दल है, उन्होंने जिस प्रकार से लोगों को गुमराह किया है संविधान खतरे का नाम लेकर के, संविधान खतरे में है ही नहीं। तो पॉलिटिकल पार्टी तो इस समय इश्यू बनाया ना, हम लोग तो 10 साल से कह रहे हैं कि आरएसएस का विश्वास संविधान में नहीं रहा, वो मनुस्मृति मानती है अपना संविधान। और 10 साल में जिस तरीके से संवैधानिक संस्थाएँ, विश्वविद्यालय जिस तरह से काम कर रही हैं, तो इसके लिए घोषणा करने की ज़रूरत है कि हम संविधान बदलेंगे। ऑलरेडी आधा हो चुका है काम। तो उनको नहीं ना पता लगेगा, गुमराह करें तो रास्ता वो दिखा देती हैं कि कैसे संविधान खतरा में नहीं है। हाँ? या बीजेपी को वोट दो, कह देते। तो संविधान खतरा में वाक़ई है। समझ विश्वविद्यालय का क्या हाल है? जाके देखिए हर जगह पुलिस बैरिकेडिंग लगा हुआ है। सारे एक्टिविस्ट पे फर्जी-फर्जी केस लगा के जो है अभी तो अरुंधति रॉय पे भी आया है कि केस चलेगा। तो संविधान खत्म होने का मतलब नहीं है कि उस दिन घोषणा होगा, बिना घोषणा किए भी खत्म किया जा सकता है। प्रधानमंत्री के वित्त सलाहकार विवेक देवराय कह रहे हैं कि हम संविधान ना हम सब पूरा आर्टिकल लिख रहे हैं। हाँ, और बहुत सारे जो है वो विधायक सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार दिए, हम संविधान बदलेंगे। क्या कारण है कि मायावती कह रही है कि नहीं संविधान खतरे में है ही नहीं? अब तो वो बताएँगे, उनको स्पष्ट करना चाहिए था कि इनके सांसद जो 400 सीट माँग रहे थे कि संविधान बदलना है, तो उस पे तो सवाल नहीं उठाया उन्होंने। और अभी कांग्रेस पावर में नहीं है, तब भी इनका दुश्मन कांग्रेस ही है। हाँ, ये मज़ेदार बात है कि चुनाव हारने के बाद भी कांग्रेस टारगेट पर समाजवादी पार्टी टारगेट है, बीजेपी टारगेट नहीं है। तो दलित समाज को समझना पड़ेगा ना कि जो पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी जो मिला है रिज़र्वेशन, समझ गए बात? 5-5 लाख रुपए जो कमा रहे हैं महीने के, तो सरकारीकरण हुआ तब ना मिला था। वो बीजेपी सबको प्राइवेट कर देगी तो कहाँ मिलेगा? हैं? तो समाज को समझना है कि कैसे खतरा है, कैसे उनके अवसर खत्म हो रहे हैं, उनके बच्चे नौकरियाँ कहाँ करेंगे, पढ़ेंगे कहाँ? ये समाज तय करे। समाज देखिए, नेता को बहुत दिन तक ढोता नहीं है समाज, वो नए रास्ते तलाश कर लेता है। समाज को लग रहा है संविधान खतरे में है। जी। भाई उत्तर प्रदेश में जितना दलित एट्रोसिटी घटनाएँ हुई हैं और जिस तरीके से हाथरस का केस हुआ, तो उससे क्या लग रहा है कि संविधान पुलिस तरीके से काम कर रहा था?
बिल्कुल। हैं? कानून के नज़र में समानता और प्रशासन की नज़र में समानता, दोनों में अंतर है। हुँ, कानून में तो सब समान है, हुँ। प्रशासन की नज़र में है कि नहीं समान, ये ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है, ये इम्पोर्टेंट है। है। तो शो मी योर फेस, आई विल शो यू द रूल्स। हुँ, 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 और वो तो भाई कभी बसपा का कोई कार्यकर्ता इधर आंदोलन किया, देखा आपने? हुँ। वो तो एकदम अनुशासित सिपाही है। मायावती जी ने चिट्ठी जो आज वायरल हुई है सोशल मीडिया पर जो आई है, उसमें ये आरोप भी लगाया कि कांग्रेस वही पार्टी है जिसने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को भारत रत्न नहीं दिया, वही पहले वाला एक नागनाथ है, एक सांपनाथ है और कांग्रेस तो हरी घास में हरा सांप ये है। सब आरएसएस का बनाया हुआ टर्मिनोलॉजी है। और वो ये भी कहना चाहिए था ना कि संविधान सभा में कौन लेके आया? 2 बार राज्यसभा किसने भेजा? किसने भेजा? ये नहीं बताएँगे। हुँ, अगर संविधान सभा में लोग अगर सहमत नहीं होते, हुँ, तो आरक्षण का प्रावधान कैसे होता? हुँ, सहमत विमर्श हुआ होगा, डिबेट हुआ होगा हुँ, राज्यसभा के अंदर, संविधान सभा में, तब ना आया होगा। हुँ, बाबा साहब तो 56 में उनका देहांत हो गया। बाबा साहब का परिनिर्वाण हो गया 56 में। बिल्कुल। सरकारी संस्थाएँ तो उस समय कम ही थी, हुँ, बाद में बनी। तो अगर ज़मींदारी उन्मूलन होगा, तो कितने दलित ज़मींदार थे जिनका ज़मीन चला गया? हुँ, ये बताना चाहिए ना। बिल्कुल। कितने रियासत दलितों की थी? या आपकी प्रिवी पर्स खत्म हो गया तो आपको नुकसान हो गया, हैं? बैंक का नेशनलाइज़ेशन इंदिरा गांधी की, हुँ, तो कितने दलित का बैंक था जिसका नेशनलाइज़ेशन हो गया? हुँ, बिल्कुल। यहाँ तो मिला ही है उल्टा बैंकों का ये राष्ट्रीयकरण हुआ तो नौकरी मिली। लाखों लोगों को नौकरियाँ मिली और किसी का बैंक होता, राहुल नागपाल का बैंक होता, नेशनलाइज़ हो जाता तो कहता कि राहुल नागपाल मेरा नुकसान हुआ है। हुँ, दलित के पास कुछ था? हुँ, भाई जो पार्टी चला रहे हैं उसको चंदा देने वाला मिडिल क्लास जो सरकारी बाबू पेशा सरकारी एफर्ट से ही बना ना। हुँ, अगर आईआईटी मेडिकल कॉलेज नहीं खोलते तो उस कंपल्सन था कि खुलना ही है। भाई आरक्षण का प्रावधान हो गया। अगर उस सिस्टम नहीं बनता, सरकारी संस्थाएँ नहीं बनती, तो आरक्षण लागू कहाँ करवाते? बिल्कुल। हुँ? बैंक का नेशनलाइज़ेशन नहीं होता, रेल नहीं होता, तो कहाँ करवाते? जी। हैं? आईआईटी मेडिकल कॉलेजेस में फ्री में पढ़े कि नहीं? पूछिए तो जो डॉक्टर साहब पहले क्या बताता है कि नहीं बताता। इंजीनियरिंग कॉलेज में ज़ीरो बैलेंस से पढ़ा कि नहीं पढ़ा? स्कॉलरशिप लिया कि नहीं लिया? बिल्कुल, गाँव में आप पढ़े होंगे, हम भी पढ़े होंगे तो ब्लॉक में लोग जाते थे स्कूल वजीफ़ा मिलता था। वज़ीफ़ा मिलता था। मिलता था? बिल्कुल। तो ये सब खत्म हो गया इसमें बोलेगा कौन? कहाँ है? भाई एक हवाई जहाज़ था, हुँ, वो भी बिक गया। हुँ। अब नौकरी कहाँ करोगे? नौकरी कहाँ करोगे? एक सवाल और निकल कर के आता है सर हम जैसे बसपा पे बात कर रहे हैं ख़ास तौर से, उपचुनाव जो है वो कई सीटों पर है, कई स्टेटों में है और उसी उपचुनाव को लेकर के अब जो आकाश आनंद को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर और वो बनाया गया है उत्तराधिकारी बनाया गया और एक आरोप और भी रहा है बसपा के बड़े नेता लालजी वर्मा, वो कह रहे हैं बाहर निकल कर के बहन जी ने कहा है कि आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब किया, उनको सही से भाषण नहीं देने दिया गया। अब सारे कोऑर्डिनेटर जो हैं वो आकाश आनंद को से सीधा संपर्क करेंगे। तो क्या ऐसा है कि आकाश आनंद को बसपा के नेताओं ने जो है बहुत ज़्यादा परेशान किया हो, जो मायावती ने आरोप लगाए? नहीं, नहीं, सारा आरोप उनके सपोर्टर पे ही, उनके कैडर पे ही है। हुँ, नेता पे नहीं आरोप लग सकता है। हुँ, भाई आकाश आनंद को तो सर पे लेके लोग घूम रहे थे। हुँ, अब खूब भाषण भी दिया है, कहाँ डिस्टर्ब किया? हुँ, हम तो देखे जितना भाषण सुने मंच पे एकदम दहाड़ रहा था एकदम, हुँ, भाषण दे रहा था। हुँ, तो सारी ज़िम्मेदारी कैडर की है। वो हुँ, कैडर वहाँ से गायब हो जाएगा तो पार्टी का खाली कुछ ही रहेगा, सिंबल बच जाएगा खाली। हुँ, सब आप दोषारोपण भी अपने ही कैडर को कर रहे हो। हुँ। जो अपने घर से खाना खा के जो जाके मेहनत किया हुआ मेहनत किया है, हैं? जिसने टेंट गड़वाया है, जिसने लाइट लगाई है, जिसने सब कुछ किया है। तो सब सारी ज़िम्मेदारी कार्यकर्ताओं के क्या ऊपर। कारण है मायावती जी अपनी ज़िम्मेदारी अपनी कमियों पर या अपने ऊपर कुछ भी लेने से बचती हैं? देखिए, व्यक्ति केंद्रित जब कोई भी व्यवस्था होता है ना, तो व्यक्ति तानाशाह हो जाता है। वो अपने ऊपर कोई ज़िम्मेदारी नहीं लेता है। सारा ज़िम्मेदारी भक्तों का है। हुँ। बाबा का प्रवचन चल रहा है। बस, तो ये है मामला। वहाँ कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी का? हुँ। कितने बहन जी पर कोई सवाल खड़ा ना करे, पूरे सिस्टम पे खड़ा कर दो, कोऑर्डिनेटर पे कर दो, उपाध्यक्ष पे, बहन जी पे कोई सवाल ना, नहीं। ना, उस पे न करने ना वो भक्ति ईश्वर के सामने कोई सवाल खड़ा करता है। हुँ? तो व्यक्ति पूजा के खिलाफ तो बाबा साहब डॉक्टर वो तो अम्बेडकर थे, बात उन्होंने कहा कि कई बार जगह उन्होंने लिखा है, कहा है कि व्यक्ति पूजा जो बाबा राजनीति में, साहब के लोकतंत्र में व्यक्ति पूजा नहीं होनी चाहिए। बाबा साहब के नाम पे खाली राजनीतिक धंधा चल रहा है। बाबा साहब भी समझौते करते थे ना राजनीति में, कांग्रेस से सबसे ज़्यादा कौन लड़ा? बाबा साहब। हैं? तो फिर कांग्रेस मंत्रालय में भी शामिल हुए, संविधान सभा में भी गए, सारा प्रोविज़न किए वहाँ पे। समझौते होते हैं ना। बाबा साहब कहाँ 3 पार्टी बनाए लेकिन कहाँ सक्सेसफुल नहीं रहे। हुँ, आरपीआई का जो हाल हुआ हम लोग देख ही रहे हैं। बिल्कुल।
तो इस तरह से व्यक्ति पूजा के खिलाफ थे, लगातार उन्होंने भाषण दिया है। हुँ, तो बाबा साहब के नाम पे कौन पार्टी चल रही है ज़रा बताइए तो मुझे? मैनिफेस्टो कोई निकालता है? हुँ। बाबा साहब हर इलेक्शन में मैनिफेस्टो निकालते थे। बाबा साहब गठबंधन की बात करते थे, मैनिफेस्टो निकालते थे। सोशलिस्ट पार्टी के साथ उनका गठबंधन था ना पहले चुनाव में, था ही। तो ये लोग समझ ले कांग्रेस बीजेपी खुद ही अकेले लड़ने की हिम्मत नहीं जुटा सकती है। सर ऐसी अब ये क्या मतलब हिसाब लगाया जा सकता है, सोचा जा सकता है कि आकाश आनंद को अब फ्री छोड़ दिया जाएगा बोलने के लिए मंच पर, कहीं दोबारा कार्रवाई तो नहीं हो सकती? अब मैं क्या डर तो बना रहेगा ना लोगों में, कहीं आकाश आनंद भी मंच पर जाने से पहले, सोचने से पहले, स्पीच देने से पहले। युवा है ना, कितना भी सोशल मीडिया तो वो भी देखता होगा। हुँ, जब लोग आंदोलित हैं, आक्रोशित हैं तो उसके अंदर से भी तो हुंकार मारता होगा ना हुँ, बीच-बीच में। हुँ, स्क्रिप्टेड भाषण कितना पड़ेगा? हुँ। तो हो सकता है पता नहीं क्या करेंगे, नहीं करेंगे मैं नहीं जानता लेकिन ऐसा तो नहीं कि चंद्रशेखर रावण को रोकने के लिए जिस प्रकार से चंद्रशेखर रावण नगीना से जो है वो सांसद जीत गए, दूसरी सीट जो डुमरियागंज थी वहाँ पर बसपा से ज़्यादा वोट उनको पड़ा है 80,000 के आसपास। तो उनको लग रहा हो कि चंद्रशेखर रावण को जो है रोकना है तो फिर आकाश आनंद को लाना चाहिए। हो सकता है लेकिन किसी के रोके कोई रुकता थोड़ी है। हुँ, अगर आपका एजेंडा नहीं होगा, कार्यक्रम नहीं होगा, घोषणा पत्र नहीं होगा, आंदोलन नहीं करेंगे, हुँ, तो राजनीति में आंदोलन के बगैर कुछ होता नहीं। आंदोलन से पार्टी को ऑक्सीजन मिलता है। हुँ, तो नहीं करें बोल दें कि नहीं सब लोग घर में बैठो, मुकदमा हो जाएगा, अब नौकरी नहीं मिलेगी तो कहाँ नौकरी करेगा अभी ये बताइए? हुँ, कांशीराम जी आंदोलन करते थे कि नहीं करते थे? बिल्कुल। तो जब आंदोलन नहीं करोगे तो पार्टी तो अपने आप का डर से वहाँ से धीरे-धीरे खिसक जाएगा। इस इलेक्शन में भी बहुत लोग खिसक गए। तो लगातार आंदोलन करते रहना बहुत ज़रूरी है। लगातार आंदोलन करते रहना बहुत ज़रूरी है और मैं इस बातचीत के अंत में एक बात तो कह दूँगा कि अगर जो प्रोफ़ेसर साहब ने बात कही कि अगर मायावती जी के पिताजी जो आज हमारे बीच नहीं हैं, जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे और अगर उनको जो है कांग्रेस के ज़माने में नौकरी नहीं मिलती, तो शायद मायावती जी भी उस बढ़िया ऐशो-आराम की ज़िंदगी में पढ़ाई-लिखाई नहीं कर पाती। तो नौकरियाँ मिली, मायावती जी के पिताजी को भी नौकरी मिली, सैलरी से मायावती जी और मायावती के सारे बहन-भाइयों की अच्छी शिक्षा-दीक्षा हुई, तो वो भी अच्छे स्कूल में पढ़ कर के टीचर लगी और टीचर लगने के बाद में शायद वो देश की उत्तर प्रदेश की 4-4 मुख्यमंत्री बन पाई। तो तमाम राजनीतिक दलों को गाली देने से बेहतर या उनमें कमियाँ निकालने से बेहतर ये है कि किसने क्या समाज के लिए करा, हमको इस पर भी विचार-विमर्श करना चाहिए। इस पूरी बातचीत के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। धन्यवाद।